हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है डी कॉमर्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के सारे क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में। दोस्तों, मैं यहाँ पर हर एक क्वेश्चन का आपको मीनिंग बताऊंगा और साथ ही साथ उसका जो आंसर होगा उसको मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। तो पूरे वीडियो तक बने रहिएगा। यहाँ पर सारे क्वेश्चंस कवर होंगे, चाहे वो वेरी शॉर्ट हो या फिर लॉन्ग क्वेश्चन हो। सारे क्वेश्चन इसमें कवर होंगे, तो आप शुरू से लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। मैंने सारे के सीरियल नंबर को एक साथ रखा हुआ है, तो यहाँ पर अलग अलग बाइफर्केशन नहीं है वेरी शॉर्ट और लॉन्ग का, लेकिन सारे क्वेश्चंस यहाँ पर जो है वो कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि बोलता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फ्लेक्सिबल क्यों माना जाता है। आंसर इसका ये होगा कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फ्लेक्सिबल इसीलिए माना जाता है क्योंकि ये समय के हिसाब से चेंज हो जाता है। जैसी सिचुएशन आती है वैसे मैनेजमेंट का प्रिंसिपल जो है वो चेंज हो जाता है, इसलिए इसको फ्लेक्सिबल माना जाता है। अब आप अगर इसका आंसर पढ़ोगे तो सेम चीज लिखी हुई है, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द सिचुएशन, हेंस दे आर नॉट रिजिड। रिजिड यानी कि ऐसा नहीं कि आपको जो लिखा है वही फॉलो करना है। अगर उसमें कोई चेंजेस आते हैं सिचुएशन में तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो और फिर आप फ्लेक्सिबिलिटी को एंजॉय कर सकते हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है स्टेट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी। जो भी टाइम स्टडी हम करते हैं, हम अगर हम बिजनेस चलाते हैं तो हम टाइम स्टडी करते हैं। टाइम स्टडी के अंदर कौन से मेन ऑब्जेक्टिव है ये हमें बताना है। तो सबसे पहला, टाइम स्टडी के अंदर जो है सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है कि किसी एक काम को करने के लिए कितना समय आपको लगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका काम है एक बॉटल बनाना, तो आपको एक बॉटल बनाने में कितना समय लगा उसको बोलते हैं दोस्तों यहाँ पर टाइम टेक, है ना, टाइम स्टडी। तो अभी देखो, टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब। एक वेल डिफाइंड जॉब को परफॉर्म करने में कितना समय लगता है ये आपको टाइम स्टडी में पता चलता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। नेम द प्रिंसिपल दैट इज एन एक्सटेंशन ऑफ हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। यानी कि हार्मोनी का एक्सटेंशन है लेकिन डिस्कॉर्ड का नहीं। यहाँ पर आएगा आपका साथ में मिलजुल कर काम करना, यानी कि कोऑपरेशन। और यहाँ पर कोई भी इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए, यानी कि जो भी सोच रहेगी वो ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाने की रहेगी और यहाँ पर कोई भी पर्सनल बेनिफिट इंक्लूड नहीं होगा। इसको बोलते हैं कोऑपरेशन रखना और इंडिविजुअलिज्म नहीं रखना। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में, जहां पर बोलता है स्टेट एनी टू कॉजेज ऑफ फटीग दैट मे क्रिएट हिंड्रेंस इन द एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। अगर मान के चलो आपका कोई बहुत बड़ा बिजनेस है, आपने बहुत सारे एम्प्लॉयज रखे हैं, तो ऐसे कौन से दो मेजर रीजन होंगे जिसके कारण आपके एम्प्लॉयज थक जाते हैं। तो हमें यही बताना है कि कौन से ऐसे दो रीजन है जिसके कारण हमारे एम्प्लॉयज थक जाते हैं। तो सबसे पहला रीजन आता है लॉन्ग वर्किंग आवर्स विदाउट ब्रेक्स। हम एम्प्लॉयज को ब्रेक नहीं दे रहे और लंबे लंबे समय तक काम करा रहे हैं, जिससे क्या होगा, उनकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। आखिरी तक पहुंचते पहुंचते वो थक जाएंगे ब्रेक न मिलने की वजह से, और फिर वो अपनी जॉब को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। दूसरा है डिससेटिस्फैक्ट्री वर्किंग कंडीशन। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी फैक्ट्री है जहां पर हीट बहुत ज्यादा है और अगर आपने एसी नहीं लगाई तो वर्कर हीट में कितनी देर तक काम कर पाएगा। अगर आपने एसी लगा दी तो वर्कर का जो एफिशिएंसी है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो यही बात यहाँ पर कही गई है कि दो इंपॉर्टेंट चीजें, पहला लॉन्ग वर्किंग आवर्स विदाउट ब्रेक्स, दूसरा डिससेटिस्फैक्ट्री वर्किंग कंडीशन। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में सनकलाल और गगन के बारे में बात कही गई है कि दोनों ने करियर को स्टार्ट किया वेल्स लिमिटेड से और एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस से वो गुजरे। अभी उनके पास कोई भी प्रायर वर्क एक्सपीरियंस नहीं था, तो फर्म ने क्या किया कि चलो इनको पास एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या हो गया, हम इनको हायर कर लेते हैं और 1 साल तक देखते हैं कि ये कैसा काम परफॉर्म करते हैं, कितने स्पीड से काम को सीखते हैं, और उसके बाद इसको जो है हम अपने नौकरी में रख लेंगे। तो कंपनी का ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या कहलाता है।
इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल का क्या मतलब है? अगर किसी एम्प्लॉय को कोई चीज नहीं आती और अगर आप उसको वो चीज सिखाओगे, उसको ट्रेनिंग दोगे, उसको थोड़ा सा टाइम दोगे, तो वो ऑटोमेटिकली वो चीज को सीख जाएगा और आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत लंबे समय तक उसके टिकने की संभावना हो जाएगी। तो यही बात यहाँ पर कही गई थी। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, which technique is used by Taylor for distinguishing efficient and inefficient worker? टेलर ने कौन सी ऐसी टेक्निक यूज की थी जो कि एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर के बीच का डिफरेंस पता लगा पाती है? टेलर ने क्या किया था भाई साहब, जो भी पीस पीस रेट सिस्टम होता है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक पीस बनाया तो आपको 5 रुपये मिलेगा, अगर आपने दिन में 100 पीस बनाया तो 500 मिलेगा, 1000 पीस बनाया तो 5000 पीस मिलेगा। तो ऐसे सिस्टम को टेलर ने लाया, जिससे क्या हुआ, जो एफिशिएंट वर्कर थे, जो अच्छे से काम करते थे, वो ज्यादा पैसा कमाते थे, और जो इनएफिशिएंट वर्कर थे, जो काम चोरी करते थे, वो कम पैसा कमाते थे, है ना। तो यहाँ पर देखिए, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम was used by Taylor, under which workers are paid according to their efficiency, and efficient worker will get higher wages as compared to an inefficient worker. I hope आपको ये बात समझ आई हो। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, जहां पर बोलता है कि यूनिटी ऑफ कमांड का क्या मतलब है, इसको एक्सप्लेन करो। देखो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है, बहुत सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं, और मान के चलो कि यहाँ पर एक पार्टनरशिप है जहाँ पर 5-5 पार्टनर्स है, और यहाँ पर ये डिसाइड नहीं किया गया है कि कमांड कौन देगा, किसकी बात आपको सुननी है। तो अब क्या होगा, एक पार्टनर आके बोलेगा ये काम करो, दूसरा पार्टनर आके बोलेगा ये काम इंपॉर्टेंट नहीं है, वो काम करो, तीसरा आके बोलेगा ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, ये काम करो। तो ऐसे क्या होगा, वो वर्कर जो है वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि मेरे को पहले कौन सा काम करना है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट काम कौन सा है। तो इसीलिए यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड होना जरूरी है। एक ही जन कमांड दे और जो भी अपने एम्प्लॉयज है वो उसी को जाके अपना काम करके दे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर देखिए, यूनिटी ऑफ कमांड स्टेट्स दैट अ पर्सन शुड गेट ऑर्डर्स फ्रॉम एंड बी answerable टू ओनली वन सुपीरियर, यानी कि एक इंसान के पास सारे ऑर्डर्स ले और उन्हीं को आंसर करे। If a person get orders from 2 or more superior at the same time, unity of command is violated, and it leads to confusion for the employee regarding what task to be done and whom to report. अगर दो से ज्यादा लोग, एक से ज्यादा लोग अगर आपको कोई टास्क दे रहे हैं, तो वो खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें किसको पहले रिपोर्ट करना है। इसीलिए यूनिटी ऑफ कमांड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देयरफॉर टू मेंटेन अ स्मूथ वर्कफ्लो एंड स्टेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, unity of command is essential for management. If there is no unity of command, all the employees will be confused regarding what is to be done and who to listen, which will consequently disrupt the flow of work, causing delays and efficiency. यानी कि अगर यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो नहीं किया गया तो इम्प्लॉयज में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारा काम रुक जाएगा और बहुत सारा काम डिले हो जाएगा। तो यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड का होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8 में, जो कि बोलता है डिफाइन साइंटिफिक मैनेजमेंट, स्टेट एनी 3 ऑफ इट्स प्रिंसिपल। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है और उसके 3 प्रिंसिपल के बारे में बताना है। तो सबसे पहले आते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट means the use of tools and techniques and specialized personnel to carry out the task for achieving better quality and cost reduction। यानी कि आपके पास जो भी टूल्स एंड टेक्निक्स अवेलेबल है उनका यूज करना है और एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना है, वो भी कम दाम में। कम दाम में अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना है, तभी आप मार्केट को कैप्चर कर पाओगे। इट इज अ थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय फ्रेडरिक टेलर in 1911, which focuses on the ways of getting the work done in the best and most cost effective way। तो यहाँ पर ये साइंटिफिक मैनेजमेंट इसी चीज को कहा गया है कि आपके पास जो भी टूल्स एंड टेक्निक्स है, जो भी लोग हैं, उसको यूज करके आप कैसे अपने गुड्स को अच्छे से अच्छे क्वालिटी में बना सकते हो और कम से कम प्राइस में बना सकते हो। इसी को बोलते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। यहाँ पर 3 प्रिंसिपल हमें पूछे हैं। सबसे पहला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसका मतलब क्या है?
देखो दोस्तों, जब भी यहाँ पर कोई भी मैनेजमेंट का प्रोसेस आता है तो वहाँ पर हमें साइंटिफिक मेथड्स लगाने चाहिए, यानी कि जो मेथड्स ऑलरेडी प्रूवन है उन्हीं का यूज करना चाहिए। हमें यहाँ पर रूल ऑफ थंब नहीं लगाना चाहिए। रूल ऑफ थंब का मतलब है ट्रायल एंड एरर अप्रोच। अगर आप ट्रायल एंड एरर अप्रोच लगाते रहेंगे तो हमको सक्सेस पाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, जिससे हमारा बहुत ज़्यादा मटेरियल भी वेस्ट हो सकता है। इसीलिए हमें साइंस का यूज करना है, रूल ऑफ थंब का यूज नहीं करना, यानी कि हमें ट्रायल एंड एरर अप्रोच को नहीं अपनाना है। दूसरा आता है कोऑपरेशन, नॉट इंडिविजुअलिज्म। A spirit of cooperation should exist between the worker and management and not the spirit of individualism. Both the management and workers should cooperate with each other. Management should consider all the good suggestions made by the employees, and workers should never ever think of doing unreasonable things to get their demand fulfilled. इसका मतलब ये है कि जो भी वर्कर और मैनेजमेंट है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए, कोऑपरेशन रहना चाहिए। अगर वर्कर कोई बात कह रहा है अपने मैनेजर को तो उसको वो बात समझनी चाहिए, और वर्कर को भी कोई भी अनफेयर मीन्स यूज नहीं करना चाहिए अपनी बात मनवाने के लिए। तो इसको बोलते हैं कोऑपरेशन, यानी कि हमें साथ मिलजुल कर चलना है, ना कि अकेले अकेले। तो ये इस पॉइंट का मतलब है। फिर आते हैं डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, यानी कि टेलर क्या बोलता है कि हमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए और सबको ट्रेनिंग देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम एम्प्लॉयज़ को अच्छी ट्रेनिंग देंगे तो उनकी स्किल्स बहुत अच्छी डेवलप हो जाएगी, उनके पास अच्छे से नॉलेज आ जाएगी और वो अपने टास्क को और अच्छे से परफॉर्म करने लगेंगे, जिससे उसका परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा, उनकी एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी और वो अपने करियर में बहुत ही ज़्यादा आगे जा पाएंगे। तो यहाँ पर हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ये पॉइंट को यहाँ पर रखा गया है। फिर आते हैं दोस्तों यहाँ पर आगे क्वेश्चन नंबर 9। If an organization does not provide the right place for physical and human resource in an organization, which principle is violated? What are the consequences for it? अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स और फिजिकल के लिए अच्छे से फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करता है तो इसके क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं? इसको बोलते हैं द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर इज वायलेटेड। कौन सा प्रिंसिपल वायलेट होता है? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अब ये प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या होता है? प्रिंसिपल ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ये होता है कि हर इंसान को पता होना चाहिए कि उसकी ज़रूरत कहाँ पर है, उसका क्या काम क्या है, उसको कौन सा काम कितने समय में करना है, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है, ये सारी चीज़ें उसको पहले से पता रहना चाहिए। इफ एन ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट प्रोवाइड द राइट प्लेस फॉर फिजिकल ह्यूमन रिसोर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर इज वायलेटेड. According to this principle, there should be a place for everything and everyone, and every person or thing should be found in its allocated place. यानी कि सारी चीजें अपनी जगहों पर पाई जानी चाहिए। अगर कोई मार्केटिंग वाला है तो वो मार्केटिंग फील्ड में पाया जाना चाहिए, अगर कोई मैनेजर फैक्ट्री डिपार्टमेंट वाला है तो वो फैक्ट्री में पाया जाना चाहिए, कोई परचेज डिपार्टमेंट वाला है तो वो परचेज मैनेज करता हुआ पाया जाना चाहिए। तो सारी चीजें अपनी जगह पर होनी चाहिए। अगर ये प्रिंसिपल वॉयलेट हो जाएगा तो हमारा काम जो है एफिशिएंटली और इफेक्टिवली दोनों नहीं हो पाएगा, इसीलिए हमें ये बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है। Since a lot of time will be wasted in finding out the resources, a lot of wastage of energy and delay in taking decision or performing the work will take place. अभी यहाँ पर ये क्या बोला है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं इस माउस की, तो अगर ये माउस को मैं डेली अपने घर से ऑफिस ले जाता हूं और ऑफिस से घर ले जाता हूं, दोनों जगह यूज करता हूं, और मैं माउस फिर कहीं भी रख देता हूँ। अगर मैं माउस कहीं भी रख दूंगा तो जब अगले दिन मेरे को ऑफिस के लिए निकलना होगा तो मेरे को माउस को ढूंढना पड़ेगा, हर जगह छानबीन करनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा। और अगर माउस नहीं मिला तो मेरा टाइम तो वेस्ट होगा, मेरा काम भी वेस्ट हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, लैपटॉप के बैग में ही माउस को रख दूंगा, क्योंकि जहां जहां लैपटॉप ट्रैवल करेगा वहीं वहीं माउस की जरूरत होगी। तो यहाँ पर लैपटॉप के साथ ही जो है माउस को कैरी करूंगा। तो यहाँ पर क्या हो गया कि मेरा बहुत सारा टाइम भी बच गया, क्योंकि मेरा माउस कभी घूमेगा नहीं, और साथ ही साथ जो लैपटॉप है उसके नीड के हिसाब से माउस हमेशा अवेलेबल रहेगा। तो यही बात यहाँ पर कही गई है कि सारी चीजें प्लेस में होनी चाहिए, एकदम सही जगह पर।
फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन एनी 4 पॉइंट्स रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हमें 4 पॉइंट बताने हैं जहां पर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर एस फॉलोज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि सबसे पहला प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये बोलता है कि जो भी आप सामान लेकर आते हो वो प्रॉपरली यूटिलाइज होना चाहिए, है ना। अगर वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं होगा तो उसमें से वेस्टेज बढ़ जाएगा, जिससे हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा और जिससे हमारा प्रॉफिट मार्जिन लो हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमें सही टाइम पे डिसीजन लेना है और ट्रायल एंड एरर मेथड नहीं लगाना, साइंटिफिक मेथड से जाना है, जिससे क्या होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, हमारी कॉस्ट सेविंग भी होगी और रिसोर्सेज भी अच्छे से यूटिलाइज हो जाएंगे। दूसरा आता है साइंटिफिक डिसीजन। Principle of management help in scientific decision making because the decision based on principle are free from bias and prejudice। यानी कि जो भी साइंटिफिक डिसीजन रहते हैं वो कभी बायस नहीं रहते किसी की तरफ और वो हमेशा जस्टिस करते हैं। हेयर एम्फेसिस इज ऑन लॉजिक रेदर देन ब्लाइंड फेथ। अब होता क्या है कि मान के चलो मैंने अपने फैक्ट्री में 10 एम्प्लॉय रखे, जिसमें से एक एम्प्लॉय मेरा दोस्त है, तो मैं क्या करूंगा, अपने दोस्त को कम काम बताऊंगा और बाकी लोगों को ज्यादा काम बताऊंगा, है ना। तो ऐसा अगर आप करोगे तो ये बायस हो जाएगा आपके दोस्त के प्रति। बाकी लोगों को लगेगा कि ये तो काम कर नहीं रहा है, खाली हम ही काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए साइंटिफिक डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट है। Meeting changing environmental requirement. Principle of management help the manager in meeting the changing environmental needs because they are flexible in nature and can be modified according to the changes taking place in the environment। क्योंकि जो भी environment में change आते हैं, for example अगर political party change हो गई तो हमको बिजनेस करने का तरीका भी चेंज करना पड़ सकता है, क्योंकि हो सकता है जो नई पार्टी है उसका टैक्सेशन रेट कुछ ज़्यादा हो या फिर हो सकता है उसका टैक्सेशन रेट कुछ कम हो सकता है उनकी पॉलिसीज कुछ अलग हो। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए अपने मैनेजमेंट को फॉर्म करना पड़ता है। फिर आता है प्रोवाइड मैनेजर विथ यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियल वर्ल्ड सिचुएशन। Principle of management provide useful insight into reality as they are made after considering the past mistake। जो भी पास्ट में मैनेजमेंट में मिस्टेक आती है उनसे सीख सीख कर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को बनाया जाता है, जिससे क्या होता है कि बार बार अगर सेम प्रॉब्लम आपको आ रही है तो उसका सॉल्यूशन आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो ऑलरेडी अवेलेबल होगा। प्रिंसिपल फॉलो करने से जो मैनेजर की नॉलेज, स्किल, एबिलिटी है, जो अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी है, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है 4 पॉइंट यहाँ पर जो कि आपको सिग्निफिकेंट है आपके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन एंड गैंग प्लैंक। स्केलर चेन का मतलब क्या होता है कि आपका जो भी इंफॉर्मेशन है वो टॉप टू बॉटम फ्लो होगा, वो अपने डिसाइडेड पाथ पर ही फ्लो होगा, अपने डिसाइडेड पाथ से बाहर नहीं निकलेगा, है ना। और यहाँ पर क्या होगा, ऐसा इसीलिए करा जाता है क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड रहे। सबसे पहले एक बॉस रहता है, फिर उसके नीचे सेक्रेटरी, उसके नीचे मैनेजर, उसके नीचे एम्प्लॉयज। तो ऐसे जो है एक यूनिटी ऑफ कमांड भी आएगा और इसी को बोलते हैं हम स्केलर चेन। ठीक है, और यहाँ पर बहुत ही अच्छे से काम होता है। फिर आता है एक गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक का मतलब क्या है कि ये स्केलर चेन का एक एक्सेप्शन है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि मान के चलो अगर यहाँ पर 2 डिपार्टमेंट है, ठीक है, पहले डिपार्टमेंट का कोई बॉस है, फिर सेक्रेटरी है, फिर मैनेजर है, फिर एम्प्लॉय है, 2 डिपार्टमेंट है। अब इस डिपार्टमेंट का मैनेजर और इस डिपार्टमेंट का मैनेजर आपस में बात करके अगर कोई प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो और वो प्रॉब्लम इमरजेंसी है, तो ऐसे जगह पर आता है गैंग प्लैंक, जहां पर आप साइड बाय साइड कम्युनिकेशन भी कर सकते हो। ठीक है, जिससे क्या होगा कि कम्युनिकेशन क्विक हो जाएगा, आपका डिसीजन मेकिंग क्विक हो जाएगा और हो सकता है आपको ज्यादा लॉस होने वाला हो वो आपका बच जाए। एग्जाम्पल दिया गया है कि ए 2 टीम चला रहा है, एक है बी और एफ, है ना। दोनों सेम लेवल पे है बी और एफ, फिर सी और जी सेम लेवल पे है और डी और एच, यानी कि देखो यहाँ पर है बी, यहाँ पर है एफ, फिर सी, फिर यहाँ पर जी, फिर डी, फिर यहाँ पर एच। अभी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन क्या रहेगा, बी सी डी,
FGH। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर क्या होता है, जो D है और H है ये आपस में स्केलर चेन में कांटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन मैं बात करूँ गैंगप्लैंक की तो D और H भी आपस में अर्जेंट बेसिस पे जो है कम्युनिकेशन कर सकते हैं और प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये था कॉन्सेप्ट स्केलर चेन और गैंगप्लैंक का, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 12। A production manager at top level in a reputed corporate, Mr. Rathod, holds the responsibility for ordering new material. अभी मिस्टर रैथोड ने एक नया मटेरियल मंगाया और उसने क्या किया, वो मटेरियल अपने कजिन से मंगाया और उसको दूसरे सप्लायर से ज्यादा रेट दिलवाया, क्योंकि कंपनी में तो इसका काम चलता है। अब इसने ज्यादा रेट दिलवाया तो उसके कजिन को बेनिफिट हो गया। तो यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वॉयलेट हो रहा है और इसका, अगर इस प्रिंसिपल को हम फॉलो करें तो हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं, तो ये बात हमें यहाँ पर बतानी है। तो सबसे पहले द प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट इज वायलेटेड, यानी कि यहाँ पर आपको इंडिविजुअल इंटरेस्ट में काम नहीं करना है, तो ये प्रिंसिपल जो है ये वायलेट हो गया। यहाँ पर इस मैनेजर ने अपने इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए अपने कजिन को जो है माल सप्लाई कर दिया, वो भी मार्केट रेट से ज्यादा रेट पे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन इंडिविजुअल शुड गिव प्रायोरिटी टू इट्स ऑर्गेनाइजेशन गोल्स ओवर पर्सनल इंटरेस्ट। अब यहाँ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करो। सबसे पहला, बेटर कोऑर्डिनेशन होगा पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशन के गोल का, यानी कि अगर कोई आदमी अपने स्वार्थ के लिए नहीं सोचेगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोचेगा। दूसरा, हर समय शांति बनी रहेगी और हार्मोनी होगी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि कोई भी झगड़ा नहीं होगा प्राइस को लेकर। Increase in employee productivity as their efforts are directed towards the fulfillment of organization goals, which will further help them in achieving their personal goals. अब यहाँ पर जो भी एम्प्लॉय है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि सारे लोग मिलके ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे, कोई अपना पर्सनल बेनिफिट नहीं देखेगा, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में बहुत ज़्यादा ईजीनेस हो जाएगी। फिर आता है यहाँ पर एम्प्लॉयज डू नॉट फील सेपरेटेड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय को लगता है कि मैं भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ और वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। फिर आता है हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स रहते हैं उसको अचीव करने में काम आता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 13। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर। टेलर ने जो भी प्रिंसिपल दिए हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के, उसके ऊपर चर्चा करनी है हमें। तो यहाँ पर देखो, ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 आप देख सकते हो, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ये पॉइंट मैंने आपको बताया है। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये भी मैंने आपको बताया। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, ये भी मैंने आपको बताया था। एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन था, पता है, जहां पर हमने बात की थी कि हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो यहाँ पर इसी का एक एग्जांपल जाएगा कि जब भी कॉन्फ्लिक्ट हो मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में, तो दोनों को जो है अपनी थिंकिंग की और अपने मेंटेलिटी को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं मेंटल रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो इस मेंटल रिवॉल्यूशन से कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा होता है, जो झगड़े हैं वो कम हो जाते हैं, कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और सारे लोग मिलजुल कर कंपनी के या फिर ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प करते हैं। फिर यहाँ पर एक और है, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, ये भी मैंने आपको बताया था। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, जहां पर हमने फेयोल के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात करनी है। सबसे पहला, फेयोल बोलता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन रहना चाहिए, यानी कि एक ही पर्सन जो है वो आपको ऑर्डर देगा और आपको रिपोर्ट भी उसी पर्सन को करना है। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव वो हमेशा सेम रहेगा, तो इससे आपको काम करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी और आपका रिसोर्स का यूटिलाइजेशन बोलो या फिर काम की डुप्लीकेसी जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये पहला है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। दूसरा है इक्विटी। यहाँ पर ये बोला गया है कि सारे सारे जो एम्प्लॉयज है उसको आपको इक्वली ट्रीट करना है, किसी एम्प्लॉय को आपको भेदभाव से नहीं ट्रीट करना है या फिर कास्ट या रिलीजन के चलते किसी एम्प्लॉय को बड़ा या छोटा नहीं बनाना है। मैन और वुमेन दोनों को इक्वली ट्रीट करना है। फिर आता है सी, एस्प्रिट डी कॉर्प्स, यानी कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। सब साथ मिलजुल कर चलेंगे तो ही आगे बढ़ेगी हमारी कंपनी। अब यहाँ पर जो भी मेंबर्स है उनको ये कॉन्सेप्ट समझना होगा कि हर जगह
आई की जगह वी का यूज करे, यानी कि एक टीम डेवलप करे और टीम के साथ काम करे ताकि उनका जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छे से चले और वो अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है उसको अच्छे से फॉलो कर सके, उसको गेन कर सके। फिर आता है डी, ऑर्डर। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीवन एंड एवरीथिंग। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था ऑर्डर के बारे में, ये माउस का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वही चीज यहाँ पर कही गई है कि जो चीज जहाँ होनी चाहिए वो चीजों को वहीं पर रखना है, उस चीज को इधर उधर नहीं करना जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा हार्म होती है और हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पर लिखी गई है और एग्जाम्पल जो है वो मशीन 1 और मशीन 2 का दिया। सीक्वेंस में इन दोनों मशीन को अगर यूज करते हो तो आपको इन मशीन को ऐसे सीक्वेंस में रखना होगा कि जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो पहले मशीन 1 में आए फिर मशीन 2 में जाए, जहां पर इन मशीन को पास रखने से आपको बेनिफिट हो सकता है। या गया ऑर्डर। फिर आता है ई, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन इज द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ सेलेक्टेड पर्सन इन एन ऑर्गेनाइजेशन. Decentralization means sharing the authority with middle and lower level in the organization. A balance should exist between centralization and decentralization in the organization. इसका मतलब क्या है कि देखो हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जहां पर कुछ चीजें सेंट्रलाइज्ड होती है और कुछ चीजें डिसेंट्रलाइज्ड होती है। सेंट्रलाइज का मतलब क्या है कि जैसा मालिक बोलेगा वैसा ही होगा, हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, इसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। और दूसरा होता है डिसेंट्रलाइजेशन, जहां पर मालिक आपके पहुंच से बहुत बाहर है। अगर मैं बात करूं रिलायंस इंडस्ट्री की, तो क्या आप सारे डिसीजन धीरू भाई अंबानी के पास लेने जाओगे? नहीं, आपके मैनेजर के पास लेने जाओगे, क्योंकि आप उन तक पहुंच नहीं सकते, इतनी हायरार्की है। इसीलिए आपको जो है अपने मैनेजर को रिपोर्ट करना होगा। और डिसेंट्रलाइजेशन में मैनेजर के पास भी पावर रहता है कुछ कुछ चीजें करने का। ठीक है, तो ये होता है पॉइंट नंबर ई। फिर आता है एफ, इनिशिएटिव। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्कर्स शुड बी प्रोवाइडेड विद incentives to keep them motivated to work for the achievement of organization goal. है ना कि जो भी वर्कर्स है सारे वर्कर्स को आपको इंसेंटिव अच्छा देना होगा, उनको मोटिवेट करना होगा ताकि जो भी आपका काम है वो अच्छे से करे। और आपको उनसे फीडबैक और सजेशन भी लेना होगा कि हम कैसे प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे अपने लेबर को मोटिवेट रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 15, जहां पर फंक्शनल फोरमैनशिप की टेक्निक को एक्सप्लेन करने बोला है और मेंटल रिवॉल्यूशन क्या होता है इसके बारे में आपको समझाना है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में मेंटल रिवॉल्यूशन के बारे में बताया था कि जहां पर कभी भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है मैनेजर और वर्कर के बीच में, तो दोनों को अपनी थिंकिंग और अपनी मेंटालिटी को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, जिसके चलते जो मैटर है वो जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशन। फिर आता है यहाँ पर देखिए फंक्शनल फोरमैनशिप। अब ये फंक्शनल फोरमैनशिप जो है वो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर का ही एक पार्ट है, यानी कि हमें लेबर को डिवाइड करना है और फिर उसको एज अ फंक्शंस काम डिसाइड करना है। देखो दो इंचार्ज होते हैं मेनली, एक होता है प्लानिंग इंचार्ज, एक होता है प्रोडक्शन इंचार्ज। अभी प्लानिंग इंचार्ज के अंदर कौन कौन आता है? सबसे पहले आता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। हिज रोल इज टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द वर्कर। जो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क है वो बताता है हर वर्कर को कि आपको कौन सा काम करना है। फिर आता है रूट क्लर्क, जो कि आपको प्रोडक्शन का रूट बताता है कि आपको कौन सी चीज़ों को कौन से ऑर्डर में प्रोड्यूस करना है। उसके बाद आता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, जो कि आपको ये बता रहा है कि आपको इतने टाइम में ये ऑर्डर प्रिपेयर करना है और इसका कॉस्ट इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। फिर आता है डिसिप्लिनरियन, यानी कि जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के डिसिप्लिन को फॉलो करता है। तो ये सारे लोग आते हैं प्लानिंग इंचार्ज के अंदर, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनरियन, है ना। फिर आता है प्रोडक्शन इंचार्ज, जहां पर आता है स्पीड बॉस, जिसका काम रहता है कि क्या सारा प्रोडक्शन स्पीड से हो रहा है और क्या एक्यूरेटली हो रहा है, क्वालिटी अच्छी बन रही है कि नहीं, ये चेक करने का काम होता है स्पीड बॉस का। फिर आता है गैंग बॉस। गैंग बॉस क्या होता है? जो मशीन और टूल्स को उसकी देखभाल करता है और उसको हमेशा प्रिपेयर रखता है कि कभी भी कोई अर्जेंट ऑर्डर आ जाए तो वो हमेशा अपने वर्किंग कंडीशन में अवेलेबल हो। फिर आता है रिपेयर बॉस, जो कि कभी भी मशीन खराब हो जाता है तो उसका रिपेयर्स कराता है और प्रॉपर टूल्स को अरेंज करता है। फिर आता है इंस्पेक्टर, जो कि क्वालिटी ऑफ वर्क को नापता है कि क्या आपने जो प्रोडक्ट बनाया उसकी क्वालिटी कैसी है।
फिर मेंटल रिवॉल्यूशन के बारे में मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि जब भी मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में झगड़े होते हैं तो सबको थोड़ा थोड़ा मेंटालिटी चेंज करके आपस में कोऑपरेट करना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 16, डिस्कस द फॉलोइंग टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक वर्क स्टडी। कुछ टेक्निक्स दी गई है साइंटिफिक वर्क स्टडी की, उनको आपको डिस्कस करना है। पहला है टाइम स्टडी, मोशन स्टडी और फटीग स्टडी। ये तीनों क्या होता है? टाइम स्टडी में आपको ये पता चलता है कि कोई भी एक काम को करने के लिए आपको कितना समय चाहिए, जो कि मैंने आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में बताया था। टाइम स्टडी ये बताता है कि कितना वेजेस इनको देना है, इनकी इंसेंटिव स्कीम कैसा होगी, इनका मैन पावर का रिक्वायरमेंट कितना हमें लगेगा, तो ये टाइम स्टडी बताता है। ठीक है, फिर आता है मोशन स्टडी ये बताता है कि जो भी मूवमेंट हो रहा है गुड्स का और लेबर का, क्या उस मूवमेंट को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, क्या हम अपना प्रोडक्शन प्रोसेस बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा मशीन 1 बहुत दूर में है मशीन 2 से, तो अगर मशीन 1 से हमको बार बार माल को ले जाके मशीन 2 में डालना पड़ता है, तो हम क्या करेंगे, मशीन 2 को ही मशीन 1 के पास शिफ्ट कर देंगे। तो ये काम किसका रहता है? मोशन स्टडी का, जो ये स्टडी करता है कि कितना मूवमेंट हो रहा है लेबर का और प्रोडक्ट का और कैसे इस मूवमेंट को कम किया जाए, इसको बोलते हैं मोशन स्टडी। फिर आता है फटीग स्टडी, यानी कि यहाँ पर यह बताया जाता है कि हमें कितने समय में एम्प्लॉय को रेस्ट देना चाहिए जिससे उनकी कैपेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि जैसे उनको रेस्ट मिलेगा तो वो अगले पल से फिर अपनी फुल कैपेसिटी से काम करना स्टार्ट कर देंगे और उनके पास एनर्जी भी रिगेन हो जाएगी, जिससे कंपनी का प्रोडक्शन प्रोसेस और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। ये होता है फटीग स्टडी। रहता है मेथड स्टडी, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज टू फाइंड आउट द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब, यानी कि जो भी सबसे अच्छा काम है उस जॉब को करने के लिए जो भी सबसे अच्छी टेक्निक है उसको फाइंड आउट करना, ये काम होता है मेथड स्टडी का। बाय डिटरमाइनिंग द बेस्ट मेथड वन कैन मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मैक्सिमाइज द क्वालिटी एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ द वर्क। फिर आता है सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। देखो दोस्तों, अभी होता क्या है कि हर बार अगर आप एक ही काम कर रहे हो तो आपको उस काम को स्टैंडर्ड कर लेना है। अगर आपने उस काम को स्टैंडर्ड कर लिया तो जब आप दूसरी बार उस काम को करोगे तो आपको सेम समय नहीं लगेगा, उससे कम समय लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूँ कि आपको 10 पेन बनानी है तो आपको पहली पेन बनाने में जितना समय लगेगा ना, बाकी की 10 पेन बनाने में उतना समय नहीं लगना चाहिए। तो ऐसा कब हम अचीव कर पाते हैं? जब हमारे पास सिंप्लीफाइड प्रोसेस हो और स्टैंडर्डाइजेशन हो, तभी हम इस चीज को अचीव कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि स्टैंडर्ड फॉर गोल्ड हॉलमार्क रहता है और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एजी मार्क रहता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का आईएसआई रहता है। तो ऐसे ही सब चीज के स्टैंडर्डाइजेशन रहते हैं कि इनकी क्वालिटी को हमें कैसे नापना है। तो हमें जो है सिंप्लीफाई रखना है। और फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि क्लोथ की साइज है, शूज की साइज है, ये साइजेस चेंज होते रहती है। तो यहाँ पर मीडियम, लार्ज, एक्सएल, ये सारी साइजें जो आती है, तो क्या हम इन सारी साइजों का अच्छे से सप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं मार्केट में, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 17, जहाँ पर बोलते हैं कि कंट्रीब्यूशन क्या क्या किया था टेलर एंड फेयोल ने, ये हमें बताओ। तो सबसे पहले टेलर जो है वो साइंटिफिक थ्योरी पे बेस्ड है, साइंटिफिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, लेकिन जो फेयोल है वो चलता है जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फिर आता है पर्सनैलिटी, टेलर जो है वो प्रैक्टिशनर था, फेयोल जो है वो साइंटिस्ट था। टॉप लेवल मैनेजमेंट पे टेलर ज़्यादा फोकस करता था, लोअर लेवल मैनेजमेंट पे फेयोल ज़्यादा फोकस करता था। एप्लीकेबल इन स्पेशलाइज्ड सिचुएशन, टेलर जो है वो हमेशा स्पेशलाइज्ड सिचुएशन की बात करता था, यानी कि अलग अलग प्रोसेस को डेवलप करके उसके लिए स्पेसिफिक जो काम होता था उसको कंप्लीट करने की कोशिश करता था। लेकिन फेयर हमेशा यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी के ऊपर चलता था। फिर आता है यहाँ पर दोनों में प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और साथ ही साथ ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ता है फेयर के कॉन्ट्रीब्यूशन में। फिर आता है बेस्ड ऑन बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, कैसे बना? तो जो फ्योल है उसने पर्सनल एक्सपीरियंस से बनाया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और जो टेलर्स है उसने बनाया बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये दोनों का यूज किया, ऑब्जर्व किया, उसको एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को बनाया है। फिर आता है अप्रोच में, यहाँ पर जो इंजीनियर की अप्रोच है वो टेलर यूज करते हैं और जो एक मैनेजर की अप्रोच है उसको फ्योल यूज करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 18, डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ टेलर एंड फेयर्स कंट्रीब्यूशन इन द कॉन्टेम्पररी बिजनेस इन्वायरमेंट।
तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि कौन जो भी आज का बिजनेस इन्वायरमेंट है उसमें टेलर और फेयर कैसे काम आते हैं। सबसे पहले उनका जो भी एडवाइस है वो एज अ गाइडलाइन काम करता है, यानी कि हमें डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और हमारे लिए अप्रोप्रिएट डिसीजन को चूज करना ईजी हो जाता है। दूसरा फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि टाइम के हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हो, कोई रिजिडनेस नहीं होती यहाँ पर कि आपको एक ही चीज़ को फॉलो करना है, इसीलिए ये फ्लेक्सिबल होता है, ये भी बहुत अच्छी बात है। कैन बी यूज्ड इन अ नंबर ऑफ सिचुएशन, it can be used in various situations and the decision based on this will be backed by facts and logic which make it more applicable। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है अलग अलग सिचुएशन में इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो कैसे सिचुएशन में यूज कर रहे हैं और उसके हिसाब से ही जो है ये प्रिंसिपल्स को बनाया गया है। फिर यहाँ पर आपके लिए लेसन्स प्रोवाइड किए जाते हैं कि जो उनकी मिस्टेक हुई थी वो मिस्टेक आप दोबारा से ना दोहराए, उसके लिए कुछ आपको अलग से स्पेशल लेसन्स दिए जाएंगे। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी प्रिंसिपल है वो हर जगह यूनिवर्सली यही चलते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आता है हायर एफिशिएंसी, it develops in developing of an organization by improving efficiency and effectiveness with minimum use of resource and cost। यानी कि जो भी एफिशिएंसी रखती है एक घर को बनाने में उसको बहुत ज़्यादा कम करना हमें पड़ेगा अगर हम एक सैलरीड एम्प्लॉय है तो, जिससे हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। इसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, तो हम पहले इसको अच्छे से पढ़ेंगे और फिर इसका आंसर देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है कि भसीन लिमिटेड वॉज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ फूड प्रोसेसिंग। जो भसीन लिमिटेड है वो फूड प्रोसेसिंग का काम करता है और अपने सारे पॉपुलर प्रोडक्ट्स बेचता है अपने ब्रांडिंग के अंदर। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, बिजनेस को एक्सपेंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर लेटली द बिजनेस वॉज एक्सपेंडिंग, बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था। किसकी वजह से ग्रो कर रहा था, गुड क्वालिटी और रिजनेबल प्राइस, यानी कि क्वालिटी अच्छी दे रहा था और प्राइसेस लो थी, इसलिए बिजनेस अच्छे से ग्रो कर रहा था। ऑल्सो विथ मोर पीपल वर्किंग द मार्केट फॉर प्रोसेस्ड फूड वॉज इंक्रीजिंग, यानी कि जितने ज़्यादा अच्छे लोग हमारे पास आएंगे उतना ही हमारा बिजनेस ग्रो होगा। तो वैसे ही इसके पास अच्छे लोग काम करते थे तो इसका जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। नए प्लेयर जो है वो भी मार्केट में आ रहे थे। अभी क्या होता है कि मार्केट शेयर रखने के लिए कंपनी क्या किया, अपना एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स को ओवर टाइम पे लगा दिया। अभी ये मार्केट शेयर क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा अगर 10 कारें बिक रही है ना, 10 कार में से आप बेच रहे हो 6 कार, तो आपका मार्केट शेयर कितना हुआ, 60%। तो वैसे ही मार्केट शेयर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर इन्होंने अपने लेबर को बोला कि आप जो है ओवर टाइम करिए, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो गई। क्योंकि यहाँ पर अगर ओवर टाइम करेंगे तो लेबर के ऊपर जो प्रेशर है काम का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, उनकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। अब क्या होता है कि यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी होता था कि एक सबऑर्डिनेट को बोला जाए कि आप एक से ज़्यादा सुपीरियर से काम दो, यानी कि यहाँ पर यूनिटी ऑफ वर्क नहीं था। ये लाइन वो एक्सप्लेन करना चाहती है कि यूनिटी ऑफ वर्क नहीं था, एक से ज्यादा सुपीरियर के साथ हमें काम करना पड़ रहा था। द डिवीजन दैट वर प्रीवियसली वर्किंग ऑन वन प्रोडक्ट वे आर आल्सो मेड टू वर्क ऑन 2 और मोर प्रोडक्ट। पहले एक डिवीजन एक प्रोडक्ट बनाता था, अब एक डिवीजन 2-3 प्रोडक्ट बनाने लग गया है। दिस रिजल्ट इन अ लॉट ऑफ ओवरलैपिंग एंड वेस्टेज, जिससे क्या हो गया कि वेस्टेज बढ़ गया। द वर्कर्स वेयर बिकमिंग इनडिसिप्लिन, वह सारे वर्कर्स इनडिसिप्लिन हो गए क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया था। द स्पिरिट ऑफ टीम वर्क विच हैड कैरेक्टराइज्ड द कंपनी प्रीवियसली वाज बिगिनिंग टू वेन, यानी कि जो भी यहाँ पर स्पिरिट था टीम का पहले, वो सारा स्पिरिट जो है अब खत्म होने लगा था। वर्कर्स को लग रहा था कि उनके ऊपर चीटिंग हुई है और वो कोई भी अच्छी चीजों को करने से मना करते रहे थे। द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट वाज बिगिनिंग टू डिक्लाइन, क्वालिटी जो है वो खराब होना चालू हो गई और मार्केट शेयर भी बहुत ज्यादा कम हो गया कंपनी का। अभी एक्चुअली द कंपनी हैज इंप्लीमेंटेड चेंजेस विदाउट क्रिएटिंग द रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपनी ने कुछ चेंजेस किए जिसमें उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया। तो यहाँ पर हमें बहुत सारी चीजें पता चली कि लेबर को एक्स्ट्रा टाइम कराया गया, लेबर से एक्स्ट्रा काम करा गया, एक से ज्यादा बॉस को रिपोर्ट करने को कहा गया और यहाँ पर कंपनी ने कुछ चेंजेस किए लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं थे। अब आते हैं यहाँ पर सबसे पहला बोलता है आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट वेर बीइंग वायलेटेड बाय द कंपनी। कौन से ऐसे प्रिंसिपल है जो कंपनी ने वायलेट कर दिए। सबसे पहला यूनिटी ऑफ कमांड, आपको पता है कि एक से ज्यादा सुपीरियर को जो है रिपोर्ट करना पड़ रहा था। फिर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन देने वाला कोई था ही नहीं,
एक डायरेक्शन पे लोग चलते हैं। यहाँ पर क्या होता था कि पहले तो एक यूनिट एक प्रोडक्ट बनाता था, लेकिन उसके बाद क्या हो गया कि एक यूनिट जो है एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने लग गया, जिसके कारण यूनिटी ऑफ डायरेक्शन खत्म हो गया। तीसरा आता है एस्पिरिट डी कॉर्प्स, यानी कि जो टीम स्पिरिट थी वो भी खत्म हो गई। आपको सारे आंसर्स जो है वो क्वेश्चन में ही मिलेंगे, है ना। डिसिप्लिन का भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो वर्कर्स है उनमें प्रेशर बढ़ गया, तो उनके कारण जो है उसका डिसिप्लिन जो है वो खत्म हो गया। फिर आ गया इनिशिएटिव। वर्कर को लगा कि उनके ऊपर चीटिंग हो रही है, तो जो है वो इनिशिएटिव लेना नहीं चाहते थे किसी भी चीज का। फिर आ गया ऑर्डर। यहाँ पर प्रॉपर अरेंजमेंट के बिना, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना जो है यहाँ पर ऑर्डर में चेंजेस कर दिए गए, जिसके कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। फिर आता है डिवीजन ऑफ वर्क। यहाँ पर अच्छे से नहीं हुआ। अगर सबको पता होता कि उनका काम क्या है तो वो अच्छे से अपने काम को पूरा करते, इसलिए यहाँ पर डिवीजन ऑफ वर्क को भी, जो प्रिंसिपल है उसको भी फॉलो नहीं किया गया है। तो ये था दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा आता है कि इन सारे को ब्रीफ में एक्सप्लेन करो। तो मैंने आपको पहले यूनिटी ऑफ कमांड एक्सप्लेन कर चुका है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी एक्सप्लेन किया अभी। एस्पिरिट डी कॉर्प्स यानी कि हमको साथ मिलकर चलना है, अकेले अकेले नहीं चलना, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था। डिसिप्लिन में रहना है हमें, इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। फिर आ गया ऑर्डर और डिवीजन ऑफ वर्क। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले एक्सप्लेन की हुई है। अब आते हैं सी, कंपनी को कौन से स्टेप लेने चाहिए जिससे जो है कंपनी का जो खोया हुआ इमेज है वो वापस आ सके। कंपनी ने अपना इमेज खो दिया, अब कंपनी ने जो जो गलती की है उस गलती को कैसे सुधारा जाए, ये आपको यहाँ पर लिखना है। सबसे पहला आता है मोटिवेशन एंड प्रॉपर इंसेंटिव शुड बी प्रोवाइडेड टू वर्कर। जो वर्कर डिमोटिवेट हो गए उनको मोटिवेट करो और उनको अच्छा इंसेंटिव दो। साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक अडॉप्ट करो, ट्रायल एंड एरर टेक्निक पे मत चलो। टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ऑर्गेनाइजेशन में टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करो, और इससे जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। एक सुपीरियर और एक सबऑर्डिनेट जो है वो रहने चाहिए। यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड को बहुत अच्छे से फॉलो करना है हमें। फिर आ गया देयर मस्ट बी सेपरेट डिवीजन फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स, यानी कि हर प्रोडक्ट के लिए एक अलग डिवीजन होना चाहिए जैसे पहले हुआ करता था। उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक ही डिवीजन में 4-5 प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण इनका लॉस हो गया। फिर एफर्ट शुड बी मेड रिगार्डिंग द अरेंजमेंट ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यहाँ पर जो वर्क है उसको अच्छे से डिवाइड करना चाहिए। ओवर टाइम काम हमें नहीं कराना चाहिए, तो ये बात भी हमें ध्यान में रखनी होगी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 20। फर्दर इंफॉर्मेशन दिया है, जो ऊपर वाला क्वेश्चन था भसीन वाला, उसी के बारे में और आगे इंफॉर्मेशन दिया है। द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी भसीन लिमिटेड नाउ रियलाइज्ड इट्स फॉली, यानी कि उनको पता चल गया कि उनकी गलती क्या थी। अब उसको रेक्टिफाई करने के लिए उन्होंने मैनेजमेंट कंसल्टेंट को हायर किया। मुक्ति कंसल्टेंट्स टू रिकमेंड अ रिस्ट्रक्चर प्लान टू ब्रिंग द कंपनी बैक ऑन द रेल्स। Mukti consultant undertook a study of production process at the plant of the company Bhasin Limited and recommend the following changes. इन्होंने मुक्ति कंसल्टेंट को हायर किया और बोला कि आप जैसा बोलोगे वैसा हम करेंगे, क्योंकि आप मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हो। और मुक्ति कंसल्टेंट ने उनको कुछ कुछ एडवाइस दी। पहली एडवाइस क्या है कि कंपनी को साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक लानी चाहिए प्रोडक्शन के लिए। दूसरा, प्रोडक्शन प्लानिंग इंक्लूडिंग रूटिंग, शेड्यूलिंग, डिस्पैचिंग एंड फीडबैक शुड बी इम्प्लीमेंटेड। सारी चीजों का फीडबैक इंप्लीमेंट करना चाहिए। इन ऑर्डर टू सेपरेट द प्लानिंग फ्रॉम ऑपरेशनल मैनेजमेंट, फंक्शनल फोरमैनशिप इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। हमने पहले पढ़ा था कि फंक्शनल फोरमैनशिप क्या होता है, ठीक है। फिर वर्क स्टडी शुड बी अंडरटेकन टू ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ रिसोर्सेज। जो भी वर्क स्टडी है उसको हमें अच्छे से यूज करना होगा। फॉर एग्जांपल टाइम स्टडी, फटीग स्टडी, मोशन स्टडी, ये सारी चीजों को अच्छे से यूज करना होगा। सारी एक्टिविटीज है उनको स्टैंडर्डाइजेशन करना होगा, ताकि हम अपनी एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ा सके। हमें वर्कर्स को मोटिवेट करना होगा डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम के हिसाब से, यानी कि जितने वर्कर्स जितना काम करेंगे उनको उतना पैसा मिलेगा। फिर the above changes should be introduced apart from the step recommended as an answer to part C case problem above. It was expected that changes will bring about a radical transformation in the working of the company and it will regain its pristine glory. क्या आपको लगता है कि जो भी साइंटिफिक मैनेजमेंट रिकमेंड किया गया मुक्ति कंसल्टेंट के द्वारा, उसका आउटकम अच्छा आएगा?
तो आंसर है यस। द साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक जो यूज किया गया वो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होता है। क्यों? क्योंकि इससे प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव होती है और साथ ही साथ प्रोडक्ट का कॉस्ट भी कम होता है, जिससे जो है काम बहुत आसानी से हो जाता है और हमें प्रॉफिट बहुत अच्छा हो सकता है। फिर आता है दूसरा क्वेश्चन, क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, जो भी चेंजेस दिए गए उसके लिए हमें कौन से प्रिकॉशन लेने चाहिए। जो प्रोडक्शन प्लानिंग है वो सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत गंदा कंपटीशन क्रिएट कर दे और जिसके चलते क्या हो कि वर्कर्स ज्यादा पीस तो बना रहे हैं लेकिन उसकी क्वालिटी कम हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। फंक्शनल फोरमैनशिप शुड बी इंट्रोड्यूस विद प्रॉपर मोटिवेशन। जब फंक्शनल फोरमैनशिप डाली जाए ऑर्गेनाइजेशन में तो मोटिवेशन लेवल जो एम्प्लॉयज का है वो और अच्छे से इंप्रूव होना चाहिए। Standardization techniques should be implemented in different aspects of production and proper methods should be developed for training so that quality products are produced. जो भी स्टैंडर्डाइजेशन टेक्निक है उनका अच्छे से इस्तेमाल करके हमें अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट को बनाना चाहिए। एम्प्लॉयज को मॉनिटरी इंसेंटिव देना चाहिए ताकि वो और एफिशिएंटली काम करे। नॉट ओनली वर्क स्टडी, अदर मेथड्स शुड बी इंट्रोड्यूस। खाली वर्क स्टडी इंट्रोड्यूस करना सही नहीं है, उसके साथ और भी मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फटीग स्टडी, ये सारी स्टडी को हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। फिर आता है गिवन योर आंसर विद रिगार्डिंग टू ईच टेक्निक सेपरेटली एज enunciated in point 1 through 6 in the case problem. Easy technique as specified in the केस प्रॉब्लम इज ईच टेक्निक। देखो अभी यहाँ पर हमने टेक्निक के बारे में जो जो मुक्ति कंसल्टेंट ने रिकमेंड किया है उनकी जो भी टेक्निक्स है उनके बारे में हमें बताना है। सबसे पहला साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर, कॉस्ट रिडक्शन और इंक्रीज एफिशिएंसी की बात की जाती है। और इसको जो है फेडरिक टेलर ने 1911 में जो है इंट्रोड्यूस किया था। तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये यूज क्यों होता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए और उसके कॉस्ट को कम करने के लिए। ठीक है। फिर आता है प्रोडक्शन प्लान। प्रोडक्शन प्लान से मतलब होता है कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका जो भी प्लान है वो हमेशा स्मूथली चलना चाहिए। क्या इनपुट होगा, क्या आउटपुट होगा, कहाँ से सामान खरीदेंगे, कहाँ सामान बेचेंगे, कितना टाइम लगेगा प्रोसेसिंग करने में, ये सारा चीज प्री डिटरमाइंड होना चाहिए। फिर आता है राउटिंग। It determines the route through which the raw material will be transformed into finished goods. राउटिंग का मतलब क्या है कि जो भी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड कन्वर्ट करने की प्रोसेस है वो प्री डिटरमाइंड होनी चाहिए। शेड्यूलिंग, प्रॉपर टाइम के हिसाब से जो है कि हमें कितना प्रोडक्शन आज करना है, कितना कल करना है, वो सारी चीजें शेड्यूल होनी चाहिए। डिस्पैचिंग, यानी कि it involves the issuance of instruction and orders for the commencement of the production work. यानी कि जब भी हमें ज़्यादा प्रोडक्शन की ज़रूरत है तो हमारा जो प्रोडक्शन लेवल है उसको इंक्रीज करना जरूरी है। तो ये सारी चीजें डिस्पैचिंग में आती है। फिर आता है फीडबैक। जो प्रोडक्शन प्लान है उसका फीडबैक आपको लेना चाहिए एम्प्लॉय से, क्या पता कुछ और इम्प्रूवमेंट उसमें मिले जिससे आपका प्रोडक्शन प्लान और ज़्यादा अच्छा हो जाए। फिर आता है फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप, इट इज एन एक्सटेंशन टू द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। जो डिवीजन होता था ना लेबर, उसका ये एक्सटेंशन है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इन दिस टेक्निक ईच वर्कर विल वर्क अंडर 8 फोरमैन इन द रिलेटेड प्रोसेस और फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन। Taylor divide the 8 foremen under 2 in charge so that there is no confusion in the mind of worker regarding their in charges. अभी क्या होता है कि यहाँ पर बोलता है कि आपके पास 8 फोरमैन होंगे। जो नीचे सबसे लेवल में एम्प्लॉयज रहते हैं उसके ऊपर रहते हैं फोरमैन। तो इन जो 8 फोरमैन है इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। पहला बोल दिया गया प्लानिंग इंचार्ज, दूसरा प्रोडक्शन इंचार्ज। तो यहाँ पर जो भी प्लानिंग से रिलेटेड काम रहता है वो प्लानिंग इंचार्ज वाले करते हैं, जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड काम रहता है वो प्रोडक्शन वाले करते हैं। Hence the company should employ functional foremanship so as to keep the planning and operational functions separated. तो यहाँ पर दोनों फंक्शन को सेपरेट करके रखना चाहिए, इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। फिर यहाँ पर आता है वर्क स्टडी, जहाँ पर आता है वर्क स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी। ये सारी चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मेथड स्टडी के बारे में भी बता चुका हूँ कि कौन सा मेथड सबसे बेस्ट होगा, उसको आपको लगाना है। फिर आपको स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में भी बता चुका हूँ और डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम के बारे में भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी, सारे क्वेश्चंस को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा ताकि उनका भी कोई बेनिफिट हो जाए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।